नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। बंगाल बंद के दौरान भाजपा नेता की कार पर फेंके गए बम, गोलीबारी भी हुई। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। पश्चिम बंगाल में राज्य सचिवालय तक मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बुलाए गए 12 घंटे के बंद के कारण बुधवार को कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। राजधानी कोलकाता में सड़कों पर चहल पहल कम है। सड़कों पर बहुत कम बस, ऑटो रिक्शा और टैक्सी नजर आ रही है। निजी वाहनों की संख्या भी कम है। हालांकि बाजार और दुकानें पहले की तरह खुली है। स्कूल और कॉलेज खुले हैं, लेकिन ज्यादातर निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति बेहद कम है, क्योंकि उन्हें घर से काम करने को कहा गया है। इसी बीच पार्टी नेता प्रियंका पांडे ने बुधवार को दावा किया कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के भाटपाड़ा इलाके में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनकी कार पर हमला किया और गोलीबारी की। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी कार पर बम फेंके गए। इस दौरान 6 से 7 राउंड फायरिंग भी की गई। इस बीच पश्चिम बंगाल पुलिस ने कोलकाता के बाटा चौक पर प्रदर्शन कर रहे भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया। इससे पहले आज तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नमन्ना अभियान मार्च के दौरान शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ भाजपा के 12 घंटे के बंगाल बंद के आह्वान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा पर बंगाल में अराजकता फैलाने की आरोप लगाया है। राज्यसभा में भाजपा को बहुमत, कुल 12 सदस्य निर्विरोध चुने गए। मंगलवार को राज्यसभा के लिए 12 लोगों को निर्विरोध चुना गया, जिनमें से एक को छोड़कर बाकी सभी एनडीए के सदस्य थे, जिससे सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन को राज्यसभा में बहुमत मिल गया। 12 में से 9 सीटें भाजपा के खाते में गई, जबकि उसके सहयोगी एनसीपी और राष्ट्रीय लोक मंच ने क्रमशः महाराष्ट्र और बिहार में एक सीट जीती। कांग्रेस ने तेलंगाना की बची हुई एकमात्र सीट जीत ली। नतीजों से पहले एनडीए के पास 110 सांसदों का समर्थन था, जिसमें 6 गैर नामित सदस्य और हरियाणा से एक स्वतंत्र सदस्य शामिल थे, और 237 के सदन में यह बढ़कर 121 हो गया। 8 रिक्तियां अभी ही है, जिसमें जम्मू और कश्मीर में से 4 नामांकित श्रेणी के सदस्यों का आना बाकी है। 22 अगस्त को ही यह साफ हो गया था कि 12 सीटों के नतीजे घोषित होने के बाद एनडीए बहुमत की ओर बढ़ रहा है, और जब सरकार नामांकित श्रेणी में 4 रिक्तियों को भरने का विकल्प चुनेगी तो यह बढ़कर 125 हो सकती है, जो कि आवश्यकता से 2 अधिक है। सदन की कुल सदस्य संख्या 245 है। तेलंगाना से कांग्रेस के एकमात्र विजेता वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी थे। वहीं भाजपा के विजेताओं में मध्य प्रदेश से 2 केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और राजस्थान से रवनीत सिंह बिट्टू शामिल थे। जून में जब दोनों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया तो वे सांसद नहीं थे, और कानून के मुताबिक उन्हें 6 महीने के भीतर संसद के लिए निर्वाचित होना पड़ता है। के कविता 5 माह बाद आई जेल से बाहर, कहा हम लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बीआरएस नेता के कविता मंगलवार शाम तिहाड़ जेल से बाहर आई। उन्होंने जेल से बाहर निकलते ही जय तेलंगाना का नारा लगाया। उनके समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के बाद बीआरएस नेता की कविता ने कहा हम लड़ेंगे और खुद को निर्दोष साबित करेंगे। उन्होंने कहा हम लड़ाकू हैं, हम कानूनी और राजनीतिक रूप से लड़ेंगे। उन्होंने बीआरएस और केसीआर की टीम को अटूट ही बनाया है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में कविता के खिलाफ सीबीआई और ईडी कार्रवाई कर रही है। अदालत ने जमानत देते हुए मनीष सिसोदिया केस और ट्रायल में देरी का हवाला दिया। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने यह आदेश इस बात पर गौर करने के बाद पारित किया कि जांच पूरी हो चुकी है और सुनवाई पूरी होने में लंबा समय लगेगा। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को मार्च में ईडी ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। 1 महीने बाद उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई के दौरान अभियोजन एजेंसी सीबीआई ईडी की निष्पक्षता पर सवाल उठाया और कुछ आरोपियों को सरकारी गवाह बनने में उनके चुनिंदा रवैये की आलोचना की। सुनवाई के दौरान जस्टिस गवई ने कहा अभियोजन पक्ष को निष्पक्ष होना चाहिए। जो व्यक्ति खुद को दोषी ठहराता है उसे गवाह बना दिया है। कल आप अपनी मर्जी से किसी को भी चुन सकते हैं। आप किसी भी आरोपी को चुन कर नहीं रख सकते। यह निष्पक्षता क्या है? बेहद निष्पक्ष और सही विवेक। शिवाजी की मूर्ति ढहाने का जिम्मेदार कौन? जिम्मेदारी टालने का सिलसिला नेवी जांच करेगी। शिवसेना यूबीटी ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में ढह गई छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का निर्माण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे के एक दोस्त की स्वामित्व वाली कंपनी ने किया था। इस घटना ने सत्तारूढ़ महायुति सरकार को शर्मिंदा कर दिया है, क्योंकि 17वीं सदी के मराठा योद्धा राजा की 35 फुट की प्रतिमा का अनावरण 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। भारी बारिश के बीच सोमवार को प्रतिमा ढह गई। प्रतिमा के ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर की दर्ज की गई है। ठेकेदार जयदीप आप्टे के साथ डिजाइन सलाहकार चेतन पाटिल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपों में मिलीभगत, धोखाधड़ी और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालना शामिल है। एफआईआर के अनुसार लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने 20 अगस्त को ठेकेदार को एक पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया था कि मूर्ति में इस्तेमाल किए गए नट और बोल्ट में जंग लग गया है। शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने का काम सीएम शिंदे ने
सीएम के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे के दोस्त कल्याण के जयदेव आपटे को दिया था। आपटे केवल 24 साल के हैं और उन्हें इतनी बड़ी मूर्तियां बनाने का कोई पूर्व अनुभव नहीं है, फिर भी काम दिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रतिमा को नौसेना द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। शिंदे ने कहा, जो घटना हुई वह दुर्भाग्यपूर्ण है। यह प्रतिमा नौसेना द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने इसका डिजाइन भी तैयार किया था, लेकिन करीब 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तेज हवाओं के कारण यह गिर गई और क्षतिग्रस्त हो गई। भारतीय नौसेना ने कहा है कि वह ढांचा गिरने के बाद शुरू की गई जाँच में शामिल होगी। यूपी में भेड़ियों का आतंक, एक मासूम और महिला को बनाया निवाला। 2 माह में 7 की ली जान, अखिलेश का सरकार पर तंज। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़ियों का आतंक जारी है। महसी तहसील क्षेत्र में भेड़ियों का आतंक थम नहीं रहा है। रविवार की रात भेड़िए ने हरदी थाना क्षेत्र निवासी रीता देवी को निवाला बनाया और खैरी घाट थाना क्षेत्र निवासी काजल पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं इसके अगले ही दिन सोमवार की रात खैरी घाट थाना क्षेत्र में जमकर उत्पात मचाया। भेड़िया अयांश को उसकी मां की गोद से खींच ले गया और चकमाक पर अपना निवाला बनाया। वहीं वंश और शिवानी व हरियाली पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद से क्षेत्र में दहशत कई गुना बढ़ गई है। विधायक, डीएम, एसपी समेत आला अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों से जानकारी लेकर अधिकारियों को कार्रवाई तेज करने के लिए निर्देशित किया है। हरदी थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत महसी के मजरा कुम्हारन पुरवा निवासी रीता देवी रविवार की रात घर के आंगन में सो रही थी। इसी दौरान पहुंचे भेड़िए ने उन पर हमला कर दिया। रीता की चीख सुन पास के कमरे में पढ़ाई कर रहा उनका बड़ा बेटा अमृतलाल वर्मा शोर मचाते हुए दौड़ा। इसके बाद भेड़िया रीता को छोड़कर भाग गया। गंभीर रूप से घायल रीता को परिजनों ने सीएचसी महसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने रीना को मृत घोषित कर दिया। मृतका का पति राम नरेश पंजाब में रहकर मजदूरी करता है। मृतका अपने पीछे 2 बच्चे अमृतलाल वर्मा और धर्मेंद्र वर्मा को छोड़ गई हैं। भेड़िए के हमले को लेकर सोमवार की शाम एक्स पर सपा सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा और महसी विधायक पर तंज कसे। अखिलेश यादव ने पोस्ट किया कि उत्तर प्रदेश की तराई में चाहे बहराइच हो, पीलीभीत, श्रीवास्तवी, लखीमपुर खीरी या अन्य कोई जगह, सब जगह से जंगली जानवरों के आदमखोर होने की खबरें आ रही हैं, जिससे प्रदेशवासियों के हताहत होने के दुखद समाचार मिल रहे हैं। जय शाह आईसीसी अध्यक्ष चुने गए, सामने कोई खड़ा तक नहीं हो पाया। जय शाह आखिरकार आईसीसी के अध्यक्ष चुन लिए गए। उनके विरोध में कोई खड़ा नहीं हो पाया और इस तरह वह आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन निर्विरोध बने। वह फिलहाल बीसीसीआई के वर्तमान मानद सचिव हैं। जय शाह आईसीसी में ग्रेग बार्कले की जगह लेंगे। नवंबर 2020 में दूसरे दौर के मतदान में 16 में से 11 वोट प्राप्त करने के बाद बार्कले को आईसीसी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उन्होंने अन्य उम्मीदवार इमरान ख्वाजा को हराया था, लेकिन इस बार इस तरह के चुनाव की नौबत ही नहीं आई। बार्कले पहले ही स्थिति भांप गए थे और अध्यक्ष पद से हटने की घोषणा कर दी थी। 20 अगस्त को यह घोषणा की गई कि मौजूदा आईसीसी अध्यक्ष ग्रेग बार्कले तीसरा कार्यकाल नहीं लेंगे और नवंबर में अपने कार्यकाल के समापन पर पद छोड़ देंगे। जय शाह आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में 1 दिसंबर 2024 को अपना पद ग्रहण करेंगे। जय शाह जगमोहन डालमिया, शरद पवार, एन श्रीनिवासन और शशांक मनोहर के बाद आईसीसी का नेतृत्व करने वाले भारत के 5वें व्यक्ति होंगे। अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र नामित शाह ने क्रिकेट की वैश्विक पहुंच और लोकप्रियता का विस्तार करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। बता दें कि जय शाह की क्रिकेट प्रशासक के रूप में यात्रा 2009 में शुरू हुई, जब वह अहमदाबाद के केंद्रीय क्रिकेट बोर्ड के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य बने। सितंबर 2013 में उन्हें जीसीए का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2015 में वह बीसीसीआई में शामिल हुए, वित्त और विवरण समितियों के सदस्य बने। बीसीसीआई के भीतर उनका प्रभाव बढ़ता गया और 2019 में उन्हें 31 वर्ष की आयु में बीसीसीआई का सबसे युवा सचिव चुना गया। अब वह आईसीसी की जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। टिकट बंटवारे पर भाजपा में दूसरे दिन भी घमासान, नुमाइंदगी न होने पर महिलाओं में उबाल। भाजपा में टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी के बीच घमासान जारी है। महिलाओं को टिकट न देने के विरोध में अब पार्टी की नारी शक्ति भी मुखर हो गई है। मंगलवार को भाजपा मुख्यालय जम्मू में रामनगर से आई महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की। आरोप लगाया कि भाजपा नारी शक्ति के दावे करती है, लेकिन अब तक की सूची में मात्र 1 महिला को टिकट दिया है। चेतावनी दी गई कि भाजपा का बहिष्कार कर खुद के महिला उम्मीदवार खड़े कर देंगी। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही राजकुमारी ने कहा कि रामनगर, डूडू, बसंतगढ़, जखेर आदि आतंकवाद ग्रस्त इलाकों में महिलाएं भाजपा का झंडा लेकर आगे रही हैं। हम सच्चे सिपाही की तरह लड़ती रही हैं, लेकिन टिकट आवंटन में भाजपा ने महिलाओं को टिकट न देकर नारी शक्ति का अपमान किया है। भाजपा 33% आरक्षण के दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात सबके सामने है। अगर विधानसभा में महिलाएं नहीं होती तो उनकी मुश्किलें और समस्याएं कैसे हल होगी। आरोप लगाया कि भाजपा ने स्थानीय आवाज को नजरअंदाज किया है, ऊपर तक इस आवाज को नहीं पहुंचाया गया है। कुर्सियों पर बैठे मुलाजिमों को और अफसरों को भाजपा के टिकट देने में तवज्जो दी गई है, जबकि जमीन स्तर पर वर्षों से जुड़े कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा, कम से कम 5 से 6 सीटें महिलाओं को दी जानी चाहिए। हमने प्रधानमंत्री की योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाया है।
कुछ महिलाओं ने रोष भरे स्वर में कहा कि हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, भाजपा के खिलाफ नोटा पर बटन दबा देंगे। भाजपा हाईकमान को महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर गंभीरता से सोचना चाहिए। इस बीच मुख्यालय पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव व जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी तरुण चुग को भी कड़ी मशक्कत के बाद भीतर लाया गया। मोदी शाह पर भरोसा बढ़ा, चंपई सोरेन ने बताई बीजेपी में शामिल होने की वजह, बेटा भी साथ में जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने भाजपा में शामिल होने की वजह बताई है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले सोचा था कि मैं संन्यास ले लूंगा, फिर मैंने सोचा कि नया संगठन बनाऊंगा, लेकिन इसके लिए समय अभी कम है। बहुत मंथन करने के बाद मेरा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह पर विश्वास बढ़ गया है और भाजपा में शामिल होने का हमने निर्णय ले लिया है। भाजपा में मेरे साथ मेरा बेटा भी शामिल होगा। इससे पहले बताया गया कि चंपई सोरेन 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी थी। इससे पहले चंपई सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। गौरतलब है कि चंपई सोरेन सोमवार को नई दिल्ली पहुंचे थे। अपनी पिछली दिल्ली यात्रा के दौरान उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए थे, साथ ही नया विकल्प भी तलाशने की बात कही थी। बाद में ये चर्चा भी हुई थी कि वे नई पार्टी भी बना सकते हैं। इससे पहले चंपई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के माध्यम से पार्टी नेतृत्व पर खुद को अपमानित करने का आरोप लगाया था। पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि लगातार अपमानजनक व्यवहार से वो भावुक होकर मैंने सियासत में नए विकल्प को अपनाने का फैसला किया है। चंपई ने अपना दर्द साझा करते हुए कहा था कि लगातार अपमान और तिरस्कार के बाद उनके सामने राजनीति से संन्यास लेने, अपना संगठन खड़ा करने या नए साथी के साथ सफर शुरू करने का विकल्प बचा था। मेरे लिए विधानसभा चुनाव तक के सफर के लिए विकल्प खुले हुए हैं। अपमान और तिरस्कार के कारण मैं वैकल्पिक राह तलाशने के लिए मजबूर हो गया। केंद्रीय श्रम मंत्री और ट्रेड यूनियन नेताओं की बैठक आज। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को बुधवार को बैठक के लिए आमंत्रित किया है, जिसमें बजट में घोषित रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन के कार्यान्वयन जैसे मुद्दे शामिल होंगे। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस पर भी बातचीत की संभावना जताई गई है। विपक्षी खेमे की 10 ट्रेड यूनियनों को मंडाविया ने पत्र भेजकर बैठक के लिए कांग्रेस समर्थित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर को आमंत्रित नहीं करने के केंद्र के फैसले पर आपत्ति जताई है। सीटीयू में बैठक में ईएलआई और यूपीएस पर भी चर्चा का विरोध करने का फैसला किया गया है। बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया है कि यूपीएस को वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वित्त मंत्री ने मंगलवार को कहा कि पेंशन योजना कर्मचारियों से प्राप्त फीडबैक पर तैयार की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस बेहतर है और इससे ज्यादातर सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर गणना पर फिट बैठती है और यहाँ तक कि सरकार पर भी बोझ नहीं डाल पड़ता है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह ओपीएस का रोल बैक नहीं है, यूपीएस एनपीएस से बेहतर है। यह एनपीएस और ओपीएस से अलग है, इसलिए नया नाम दिया गया है। यह स्पष्ट रूप से एक नया पैकेज है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेट टैक्स और इंडेक्शन वक्फ को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने, ब्रॉडकास्ट बिल और लेटरल एंट्री को सरकार द्वारा रोल बैक के रूप में याद दिलाते हुए कहा था कि यूपीएस पर भी यही होगा। यौन उत्पीड़न के आरोपों से हिली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, अब तक 17 मामले दर्ज हुए। यौन उत्पीड़न के आरोपों की बाढ़ से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में भूचाल आ गया है। यौन उत्पीड़न के मामलों में अब तक 17 मामले दर्ज किए गए हैं। आरोपों के बीच मलयालम मूवी आर्टिस्ट की एसोसिएशन AMMA को भी भंग कर दिया गया है। पुलिस आरोपों को लेकर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कई फिल्मी सितारों और फिल्म निर्माताओं से पूछताछ कर रही है। यौन उत्पीड़न के आरोपों की कड़ी में नया आरोप फिल्म अभिनेत्री सोनिया मल्हार का है। मल्हार का आरोप है कि साल 2013 में एक फिल्म के सेट पर अभिनेता उनके साथ छेड़छाड़ किए थे। अभिनेत्री ने केरल सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। बॉलीवुड में यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए केरल सरकार ने इस विशेष जांच दल का गठन किया है। सोनिया मल्हार से पहले फिल्म अभिनेत्री मीनू मुनीर ने भी यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। मीनू मुनीर का दावा है कि अब उन्हें धमकी भरे संदेश मिल रहे हैं। मीनू ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। विशेष जांच दल जल्द ही मीनू मुनीर के बयान दर्ज कर सकती है। मलयालम फिल्म अभिनेता सिद्दीकी पर भी यौन शोषण का आरोप लगा है। एक फिल्म अभिनेत्री ने सिद्दीकी पर साल 2016 में यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत केस दर्ज किया है। किसी हाई प्रोफाइल फिल्मी सितारे के खिलाफ यह दूसरी एफआईआर है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कई अभिनेताओं, निर्देशकों और फिल्म निर्माताओं के खिलाफ भी यौन शोषण के आरोप लगे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।